बहुत शुक्रिया तला। बिल्कुल इस वक्त जो सूरत है मुआशी तौर पर वो खासी गंभीर है, क्योंकि आलमी बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तानी मईशत को बड़े ख़तरे का भी सामना है। ये ख़तरा क्या है, पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर मजीद जानने की कोशिश करेंगे। माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद होंगे, आप भी हमारे साथ रहिएगा। रिपोर्ट देखते हैं पहले। तो ये सूरत हाल है कि वर्ल्ड बैंक जो बता रहा है पाकिस्तान के हवाले से हम बात करेंगे। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। खुर्रम साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि पहले ये लग रहा था कि अब जो सूरत हाल है वो बेहतर हो गई है। डॉलर वापस आ रहा था, 181 पे आया, दोबारा से हमने 3 दिन में देखा वो वापस जा रहा है और स्टॉक मार्केट में बड़ी तेज़ी के साथ बेहतरी थी। आज ही 400 पॉइंट की कमी हो गई है। तो ये क्या कोई पहले आर्टिफिशियल तरीके से कम हुआ, मार्केट आर्टिफिशियल तरीके से बेहतर हुई, या ये एक नॉर्मल बात है जो कुछ पहले हुआ है और जो कुछ अब हो रहा है? जी देखें, आर्टिफिशियल तो मैं नहीं कहूंगा कि आर्टिफिशियली कुछ हुआ है। आर्टिफिशियली कोई चीज नहीं होती इस तरह से। होता ये है कि एक क्लैरिटी आती है। मार्केट बहुत अरसे से जो है वो तनाव का शिकार थी और नीचे जा रही थी मार्केट, और रुपी भी जो है अपनी कदर खोता जा रहा था। 191 तक मेरे ख्याल में डॉलर पहुंच गया था रुपी के अगेंस्ट। 191 रुपए का डॉलर हो गया था। तो वो थी अनसर्टेनिटी, क्योंकि उसमें ये नहीं पता था कि नई गवर्नमेंट आ रही है, जो पिछली गवर्नमेंट थी वो जा रही है। कॉन्फिडेंस जो वोट था वो भी एक तरह से स्टक हो गया था। तो इसलिए ये जो अनसर्टेनिटी होती है इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और उसी वजह से इन्वेस्टर साइडलाइन पे होता है। तो उसके बाद जब आपने देखा कि जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कामयाब हुई, तो उसके अगले दिन ही जो है वो सिंगल डे का हाईएस्ट जो है वो ये कह लें कि आपके जो पॉइंट्स थे इंक्रीज हुए थे बेसिक्स में, वो हाईएस्ट थे सिंगल डे में। तो देखिए, जब क्लैरिटी आती है तो फिर नेचुरली चीजें कुछ बेहतर होना शुरू होती है। वो शॉर्ट टर्म नहीं होती है। पीवी जो है वो फिर गेन उसने अपनी वैल्यू को गेन किया डॉलर के अगेंस्ट। तो बात यह है कि क्लैरिटी से चीजें जो है वो बेहतर होती है। फिर उसके बाद होता है कि जब नई गवर्नमेंट आ जाती है तो उससे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अब वो नई गवर्नमेंट जो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है या मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, उसका एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जाके चीजों को ठीक करेगी। और फिर जब ये देखा जाता है कि कैबिनेट थोड़ा डिले हो रही है, अनाउंसमेंट उसकी ओथ टेकिंग डिले हो गई है थोड़ी, अब जाके हुई है कल, और उसके बाद फिर ये कि अब जो IMF के साथ बात शुरू होगी या फिर अपने फ्रेंडली कंट्रीज के पास जाके उनसे मदद मांगी जाएगी, ऑयल जो है सस्ते दामों खरीदा जाएगा। ये सब चीजें जब खबरें आएंगी तो नेचुरली फिर मार्केट में और उसके रुपी में उसके असरात नजर आएंगे। लेकिन अच्छा, तो खुर्रम साहब इस वक्त आलमी महंगाई जो है और तेल की कीमतें हैं, तो क्या जो मौजूदा हुकूमत है वो इन चीज़ों को कम करने की पोजीशन में होगी कि कीमतें यानी कि महंगाई कम कर सके, तेल की कीमतें हैं वो मजीद कम कर सके, ऐसी पोजीशन हो सकती है? देखें, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नेंस की बड़ी जरूरत पड़ती है कि आप कैसे जो है सिस्टम्स को देखते हैं, कैसे चलते हैं, किस तरह से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो किस तरह से मार्केट तक पहुंचती है, वीट कैसे पैदा हो रही है, चीनी है, दालें हैं, इन सब की मार्केट में सप्लाई कितनी शॉर्ट है, कितना स्टॉक मेंटेन किया जा रहा है। गवर्नेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर लॉजिस्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है, सप्लाई चेन बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ होर्डिंग शॉर्डिंग ना हो रही हो, इस तरह की कोई चीज ना हो रही हो। फिर रुपये की स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन भी होती है। ऑयल क्योंकि ऑयल जो है परसों कल इनफैक्ट तकरीबन जो 4 से 5 डॉलर गिरा है, जो कि अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। 114 115 पे चला 14 पे चला गया था, अब दोबारा 106 107 पे आ गया है। तो मेरे ख्याल में एक तो ये चीज, दूसरा रशिया के साथ पिछली गवर्नमेंट ने एक अच्छी जो है वेवलेंथ क्रिएट की थी, ऑल्दो वो एक गलत टाइम पे था, उसमें वॉर एक हो गई थी, उसको वक्त ठीक नहीं लगा। लेकिन ये गवर्नमेंट अब ये करे, उसी पॉलिसी को आगे लेके चले और उनके साथ एक कम दामों जो है वो ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट करे, और उसने इंडिया के साथ भी किया है। ऑल्दो ये जियोपॉलिटिकली इतना ज्यादा शायद जो है इंकरेजिंग ना हो, और डिफरेंट जो इकोनॉमीज हैं जो यूरोप और US है वो रशिया के इस तरह से इतना प्रो नहीं है। मेरे ख्याल में वो हमारा एक डिप्लोमेसी का एक एंगल हो सकता है। बट इकोनॉमी को अगर पहले रखा जाए तो रशिया से आप सस्ते दामों का तेल लेकर आते हैं तो उससे आपकी इन्फ्लेशन में कमी हो सकती है। आपका जो इस पर सब्सिडी जा रही है जो गवर्नमेंट दे रही है चीजों पे और बिजली पे, वो कम हो सकती है, और नेचुरली फिर आप उसको पास ऑन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं प्राइसेस को। अच्छा खुर्रम साहब, एक चीज मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा। IMF की पाकिस्तान से मुतालिक एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में रवां साल के हवाले से कुछ चीज़ें हैं कि जैसे GDP है वो 4% रहेगी, और जो 2022-23 है यानी कि अगला जो माली साल बन रहा है
उसमें वो 4.2 है। इसी तरह से ये भी बताया गया कि महंगाई की शरह अब इस वक्त तो 12.7 है, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर है उसमें 8.2 है, यानी कि कम हो रही है। इसी तरह जो करंट अकाउंट खसारा है वो 5.3 है और आइंदा साल जो है वो 4.1 रहेगा। हम ये कह सकते हैं कि ये जो जितनी भी रिपोर्ट है आउटलुक, ये जो हुकूमत गुजर गई उसके इक़दामात की वजह से ये दी जा रही है, या जो मौजूदा हुकूमत एक हफ्ते से आई है इनके इक़दामात की वजह से ये रिपोर्ट जो है वो आ रही है कि पाकिस्तान में अगले साल बेहतरी है कुछ चीज़ों में? नहीं, देखिए डेफिनेटली एक हफ्ते में तो इस गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया है। अभी ये गवर्नमेंट तो सिर्फ आई है और अभी तो अपने आप को वो जो है वो फॉर्मुलेट कर रही है। मेरे ख्याल में पिछले गवर्नमेंट के बिल्कुल इक़दामात हैं जिसमें उन्होंने जो है लोकल जो कंजम्पशन है वो बढ़ना शुरू हो गई थी। लेकिन ऑफकोर्स मैं ये कहूँगा कि देखिए इक़दामात रिफॉर्म्स जिसे कहते हैं ना, रिफॉर्म्स नहीं हुए, यानी कि एनर्जी के रिफॉर्म्स या फिस्कल रिफॉर्म्स या टैक्स रिलेटेड रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा नहीं हुए। हमने उसी कंजम्पशन इकोनॉमी को थोड़ी बहुत चेंजेस करके उसमें बेहतरी लाके थोड़ी एक्सपोर्ट बेहतर करके हुआ, लेकिन रिफॉर्म्स नहीं हुए। रिफॉर्म्स होते तो शायद इससे ज्यादा बेहतर नताइज हमें अगले साल तक नजर भी आते। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद थे और अब देखना यह है कि जिसके लिए चैलेंजेस हैं वो किस तरह से निमटती हैं। तला के वापस जाएंगे। जी तला जतोई। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। यकीनन मुल्क की मईशत के लिए, सियासत के लिए, मुल्क के लिए रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। वो रिफॉर्म्स टैक्स पे भी होने हैं, लैंड पे भी होने हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स भी होने हैं, ताकि मुल्क के निज़ाम में देख रहे हैं हम अभी तक उसी कानून को फॉलो करते हैं जो 1850 में गोरे बना के चले गए थे। गोरों को गर्मियाँ लगती थी, वो अदालतें 2 महीने बंद करके चले जाते थे। आज भी ऐसा ही होता है, इवन दो कि अब गोरे जज नहीं रहे, लेकिन फिर भी अदालतें 2 नहीं बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा वक्त बंद हो जाती हैं। सैडली हमारे मुल्क में अपग्रेड होने की जरूरत है। आप पुराना फोन लेते हैं, थोड़े वक्त के बाद उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना होता है। अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो ऑप्शंस नहीं आएंगे। हमारे मुल्क में भी ऐसे ही ऑप्शंस हैं जो नहीं आ रहे। खैर आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं एक और बड़ी अच्छी खबर है। माह सियाम में इस साल अब तक फलों के बादशाह ने एंट्री नहीं दी है। पूरी दुनिया पाकिस्तानी आम का इंतजार कर रही है। खबर यह है कि शायद इस साल अप्रैल की रिकॉर्ड गर्मी आमों के लिए खतरनाक हो सकती है। जी हां, आमों को बीमारी लग सकती है इस गर्मी से। रिपोर्ट देखिए और मजीद बात करेंगे। पाकिस्तानी आमों की दुनिया भर में डिमांड, लेकिन 1961 के बाद इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड गर्मी ने और 61% तक कम बारिशों ने आम की पैदावार में कमी का खतरा पैदा कर दिया है। पंजाब और सिंध के बागों में दरख्त तो कैरियों से भर गए हैं, लेकिन काश्तकारों को दरख्त में लगने वाली बीमारियों का खौफ है। ज्यादा पानी ना मिला तो तैयार होने से पहले ही फल गिर जाएगा और जो तैयार होगा इसका साइज भी कम होगा। पंजाब के चंद इजला में काश्तकार ज्यादा पानी दे के फसल बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिंध में सूरत हाल खराब है। यहाँ पहले ही कम पानी के बायस गंदम की फसल मुतासिर हुई और अब आमों के बागात के लिए भी इजाफी पानी मौजूद नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 60 साल में पहली बार मार्च का महीना ही गर्मी का रिकॉर्ड कायम कर दिया और बारिश भी 61% तक कम हुई है और सूरत हाल फलों के बादशाह के लिए अच्छी नहीं है। मुल्क के सारे मुआशी मसाइल यानी बेरोजगारी, महंगाई, सब कुछ खत्म हो सकता है सिर्फ ज़राअत के मसले हल कर दें, एग्रीकल्चर को उसके पैरों पे खड़ा कर दें, किसान की मुश्किलात दूर कर दें और उनका जो हक बनता है, जो रेट बनता है वो उनको दें। आम की अगर मैं बात करूं तो आम के इतने सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, उसके पल्पिंग यूनिट्स होते हैं, दीगर प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं जिससे आप इसके डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पर सैडली हमारे यहाँ ये प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है। सैडली हमारे यहाँ आम के काश्तकारों को सपोर्ट नहीं किया जाता। ये जो आप 200-300 रुपए किलो आम खरीद लेते हैं ना बड़े आसानी से और खाते हैं, मजे भी लेते हैं, दुनिया भर में ये $30-40 फी किलो बिकता है। यानी हम इतना मुनाफा कमा सकते हैं, बट सैडली हम नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आम के काश्तकार के पास आप जाएंगे और बोलेंगे कि यार आप एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते, वो बोलेगा भाई इतनी फाइलें कौन लेकर जाएगा, इतने फॉर्म कौन भरेगा, इतने लोगों के तरले कौन करेगा। यकीनन हमारे मुल्क में जो सिस्टम है उसको बेहतरी की जरूरत है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होना चाहिए। एग्रीकल्चर के जितने भी इनपुट्स हैं, चाहे वो खाद हो, पेस्टिसाइड हो, हर्बिसाइड हो, पानी हो, पानी के लिए कितनी रिश्वत देनी पड़ती है। कभी किसी जमींदार से पूछिए, किसी किसान से पूछिए कि भाई आपको अपनी जमीन पे पानी चाहिए होता है तो उस बंदे को आपने महीने कितनी रिश्वत के पैसे बांधे हुए कि वो पानी खोल दे। अंदाजा कीजिए कि हमने अपनी ज़राअत को इस कदर तबाह हाली में छोड़ दिया है, बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया कि भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अगर इसके ऊपर मेहनत की जाए, सही पॉलिसी फ्रेम जाए तो यकीनन हालात बेहतर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।